लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, इंपल्सिव वैल्यू में बात की थी ना। आज हम बात करेंगे न्यूटन साहब का थर्ड लॉ। अब न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ में क्या बोला था, न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में न्यूटन साहब ने बोला क्या था, न्यूटन साहब ने ये बोला कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं। मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है और ये एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है। मान लो ये बॉल ए हो गया और ये बॉल बी हो गया। बॉल ए, ये तो उसका फाइनल कंडीशन हुआ, मैं आपको इनिशियल कंडीशन दिखाता हूं। मान लो बॉल ए इधर है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ए, और बॉल बी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। आमने सामने आए, फिर टकराए। जब टकराए तो ये बी ए पे कुछ फोर्स डाल रहा होगा। अब दोनों दो सामने आके टकरा गए, आप भी कुछ वेलोसिटी में हो, सामने वाला भी कुछ वेलोसिटी में है, तो आपके वजह से सामने वाले पे कोई ना कोई एक फोर्स गिरेगा। वैसे बी की वजह से ए पे कुछ फोर्स गिरेगा, और अगर वो सेम लॉजिक लगाए तो ए की वजह से बी पे कुछ फोर्स गिरेगा। मान लो ए पे जो फोर्स गिर रहा है ड्यू टू बी, उसको मैं नाम दे देता हूं एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। और बी पे जो फोर्स लगा वो मैंने मान लिया एफ बी ए, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये होगा। अब ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, न्यूटन साहब बोलते हैं ये दोनों इक्वल है, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए, ये दोनों इक्वल है। लेकिन उसके सामने एक माइनस साइन लगता है, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी से न्यूटन साहब ने बोला कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये फोर्स लग रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है ये बी सिर्फ ए पे फोर्स लगाए, मतलब मान लो ए अगर यहां पे खड़ा भी है, मूव नहीं कर रहा, ए स्टेशनरी है, अपने जगह पे ऐसा खड़ा है, और सामने से आपका दोस्त दारू लेके गाड़ी चला रहा था और आया, आपको ठोक दिया, ठीक है, आपको ठोक दिया, तो मतलब यहां पे बी ने आप पे फोर्स लगाया, मतलब आपके दोस्त ने आप पे फोर्स लगाया, चलो ये तो मान गए। क्या आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया, तो स्टेशनरी खड़े हो, आपने कुछ फोर्स नहीं लगाया, आप ऐसे खड़े सो रहे हो, तो आके ठोक दिया, तो आपने उसमें कुछ फोर्स लगाया नहीं लगाया ना। तो अगर बी इस पर, ये अगर एक जगह पे स्टेशनरी है और बी आके इससे टकरा रहा है, तो क्या बी जो फोर्स लगाया वो तो एफ ए बी है, लेकिन ये वाला फोर्स तो नहीं लगना चाहिए एफ बी, क्योंकि ये तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन लगेगा। क्यों लगेगा? अब अगर मान लो ये दीवार है और आप उससे दौड़ के गए और उससे टकरा गए, ठीक है, मान लो टकरा गए, तो आप कहां गिरोगे, पीछे गिरोगे ना, गिरोगे, क्यों गिरोगे? उसका जो रिएक्शन फोर्स था वो लगा, चाहे बॉडी स्टेशनरी हो या मूवेबल हो, तो हमेशा वो दोनों फोर्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल गाड़ी चला के जा रहे हो, रास्ते में एक ट्रक खड़ा है, आपका स्कूटी और वो ट्रक का वेट में कितना फर्क है, और ट्रक वो खड़ा है अपनी जगह पे, लेकिन अचानक से साइड से कुत्ता आ गया, तो आप कुत्ते को सेव करने के चक्कर में आप ट्रक को ठोक दिए, तो मतलब क्या ट्रक टूट जाएगा, आपका गाड़ी तो टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रक में फोर्स लगाया तभी तो टूटा, लेकिन हाँ उस टाइम पे ट्रक चल नहीं रहा था, अगर ट्रक चल रहा था तो धज्जिया उड़ जाता, अच्छा हुआ वो खड़ा था, तो अगर चल रहा था तो गाड़ी का धज्जिया उड़ जाता, क्योंकि एक तो उसका फोर्स ऊपर से वो एक्सटर्नल फोर्स से चल भी रहा है, समझ पा रहे हो यार? तो ये कभी भी जो सिंगल फोर्स है वो एडजस्ट नहीं करते। चलो सर ये बात भी आपने मान ली, ठीक है, लेकिन अब हमने बोला ये दोनों फोर्स इक्वल है, अभी हमने बात की दोनों इक्वल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ये एक दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते? कैंसिल कर देते हैं, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को कैंसिल हो जाते हैं। मास के साथ क्या रिलेशन है? चलो मास मैंने इक्वल में मान लिया, दोनों का बॉल का मास इक्वल मान लो, ये दिमाग में ख्याल आता है, कैंसिल हो जाना चाहिए, आया ना, होगा। मतलब सोचो अगर दो सेम अमाउंट आइडेंटिकल बॉल को मैं इसे टकराऊं और दोनों को सेम फोर्स दूं, तो वो जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि कैंसिल हो गया ना। मतलब जो बात मैं कर रहा हूं, अगर रिएक्शन फोर्स और ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाते हैं तो वो जाके चिपक जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है, तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि फोर्स लगता है उस पर, रिएक्शन फोर्स, तो कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्या बताइए सर, कैंसिल हो जाना चाहिए मैथमेटिकली, तो कैंसिल होगा, लेकिन हो क्यों नहीं? ये चीजें कभी पूछ लेते हैं, जो बेसिक फिजिक्स जानने वाले होते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिसको आपको क्लियर रहना जरूरी है। देखो ये जो फोर्स है वो इस पे लग रहा है, और ये जो फोर्स है इस पे लग रहा है, फोर्स कैंसिल कब होगा? जब वो एक ही बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा, अगर ऐसा फोर्स लगाया ऐसा फोर्स तभी वो कैंसिल होगा, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग बॉडी है ना, तो अलग अलग बॉडी पे अलग अलग फोर्स, तो क्या क्यों कैंसिल होगा? इसलिए वो कैंसिल नहीं होता, समझे? हाँ, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि
मतलब अगर एक्शन ना हो रिएक्शन हो जाए, या फिर रिएक्शन ना हो एक्शन हो जाए। इसे प्यार में हो सकता है सर क्या वंस क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट साइड लव, ऐसा वन साइड नहीं, पहली नजर में प्यार हो जाए ना, देखते प्यार हो गया, उसे वहीं पे हो सकता है ना। तो उस तरफ से कुछ नहीं, इस तरफ से देखते दिल में लड्डू फूटा है, उसी में हो सकता है, फिजिक्स में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक तरफ से रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, तभी रिएक्शन होगा, और अगर एक तरफ से रिएक्शन होता है तभी एक्शन होगा। ठीक है, वो सिर्फ प्यार में पॉसिबल है कि एक बार देखा तो हो गया। और इसी की वजह से बहुत लड़के हैं जो हैस भी करने लगते हैं लड़कियों, कहीं से नंबर जुगाड़ करते हैं, फिर उनको कहां से क्या क्या टेक्स्ट भेजते हैं। चलो, तो ये थे न्यूटन साहब के थर्ड लॉ, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स, मतलब वो कैसा फोर्स होगा, वो मतलब ऐसा नहीं कि बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा या फिर कांटेक्ट फोर्स ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी फोर्स हो सकता है। और थर्ड लॉ सब पे काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ठीक है, और द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, क्योंकि ये वाला चीज होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोला, नो एक्शन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन, मतलब एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होगा और रिएक्शन के बिना एक्शन नहीं होगा। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चलते वक्त, जब चलते हो आपका ये जो टो है वो जमीन को पुश करता है, तभी आपका दूसरा पैर आगे चलता है। तो एक्शन आपने पुश कर दिया, रिएक्शन आपका पुल कर दिया, जमीन आपको पुल का रिएक्शन दिया और आप आगे चले। ठीक है, अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन, क्या छोटा सा क्वेश्चन है कि हम जब अकेला मैं तो नहीं चल रहा हूं, इस दुनिया में बड़े बड़े गाड़ियां चल रही, हेवी व्हीकल चल रहे हैं, तो हर कोई अगर एक्शन दे रहा है तो एक रिएक्शन भी आ रहा होगा अलग से। अब मान लो दुनिया में जितने लोग हैं वो अगर मिलकर एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, पैरेलल जैसा, तो अर्थ पीछे घूमना शुरू कर नहीं देगा, क्योंकि हर कोई इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो हर कोई पीछे फोर्स देगा तो अर्थ पीछे घूमेगा। पॉसिबल है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन कभी मैं सोच लेता हूँ ये सब चीजें। चलो, और क्या एग्जांपल है कि आप जो अगर ऐसे नॉर्मली मैं ऐसे चल पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं मार्बल लगा के उसमें पूरा तेल वेल डाल दूं, आराम से चल पाओगे नहीं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, तो एक्शन नहीं होगा, आप चल नहीं पाओगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे स्विमिंग, जब स्विमिंग करता है तो इंसान क्या करता है, जो स्विमर इंसान है, स्विमर क्या करता है, हाथ से पानी को पीछे ढकेलता है, पुश करता है, उसकी वजह से उसका बॉडी आगे जा पाता है। तो ये सारे एक्शन एंड रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हाँ, जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ है न्यूटन साहब के, जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, उसको हम सेकंड लॉ से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखिए, चलो और पहले फर्स्ट लॉ निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसमें से निकालेंगे, सेकंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, ये होता है। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये फोर्स ना हो, तो मतलब फोर्स हो गया जीरो। अगर फोर्स जीरो हो गया तो ma भी जीरो हो जाएगा, और अगर ma जीरो हो गया तो a जीरो होगा, क्यों, एज m कांट बी जीरो, मास कभी जीरो हो नहीं सकता, है ना, ये होगा ना। तो अगर ऐसा कोई सीन, ये सीन आ रहा है, तो फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगा या फिर मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब अगर हम इधर देख लें, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो आइदर वो रेस्ट में होगा, जीरो में, या फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा ना। तो सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को बता सकते हैं। तो कैसे बताएं, ये चीज तो आपको लिखना है, उसके साथ मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं, उसके साथ लिख लेना, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा। जो मैंने बोला उसको मैंने 4 लेटर में लिख लिया है, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। अब चलेंगे कि थर्ड लॉ को डिराइव करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, लिख लो इसे पहले। अब हमें क्या करना है, थर्ड लॉ को डिराइव करना है। थर्ड लॉ के हिसाब से अगर मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए की वजह से बी पे फोर्स लगा है मान लो एफ बी ए, और बी की वजह से एफ पे फोर्स लगा है मान लो एफ ए बी, ये फोर्सेस लगा है। अब मान के चलते हैं इसमें इन बी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है वो हम मानते हैं डीपी बी बाई डीटी। ये क्या है, चेंज इन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी। और वैसे ही मान लो इस पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो होगा डीपी ए बाई डीटी। ठीक है, मान सकते हैं या नहीं मान सकते। अब न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए,
चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम, ये तो बोलता ना न्यूटन सेकंड लॉ, बोलता था ना सेकंड लॉ में। हाँ, वैसे ही ये वाला फोर्स FBA शुड बी इक्वल टू dPB by dt, ये होना चाहिए हायर। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं FAB प्लस FBA, तो मुझे क्या मिलेगा? dPA by dt प्लस dPB by dt, ये होगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? d by dt ऑफ PA प्लस PB लिख सकता हूं, ये नहीं लिख सकता हूं? अब यहां पे हम ये मान के चलते हैं, ये जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब ये जो दो बॉडी है, इस पे इन दोनों के अलावा कोई तीसरा और मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है? तो अगर तीसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो चेंज इन मोमेंटम इसमें कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब इन दोनों फोर्स के अलावा इस पे और कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या इसमें चेंज इन मोमेंटम होगा? नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। यहां पे हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? एज द बॉडी या एज द सिस्टम इज आइसोलेटेड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, हेंस डी बाई डी टी ऑफ PA प्लस PB, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। हो या नहीं हो? तो दैट इम्प्लाइज क्या बन जाएगा? FAB प्लस FBA इज इक्वल टू कितना? जीरो होगा। दैट इम्प्लाइज FBAB इज इक्वल टू माइनस FBA, ये होगा। और ये हमारा क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना? तो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। समझे कैसे डिराइव किया? पता लिख लो। तो ये था आपका कुछ बेसिक चीजें न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, और कुछ बेसिक चीजें हमने किया, ठीक है? आज का क्लास थोड़ा सा छोटा है, नेक्स्ट क्लास हम इसके एप्लीकेशंस में चलेंगे, मतलब जो लॉज ऑफ मोशन है उनके एप्लीकेशन में चलेंगे, तो उसमें और मजा आएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।